मैं पप्पू कुमार यादव, आप देख रहे हैं दी पब्लिक तक। आज पब्लिक तक के स्टूडियो में हमारे माझी विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी एवं सपा के जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव जी उपस्थित हैं। अभी माझी विधानसभा क्षेत्र से वह आजाद प्रत्याशी के रूप में यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। अब प्रचार अब थम चुका है दूसरे चरण का, और समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए इनको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से। सबसे पहले मैं पब्लिक को, पूरी टीम को, पब्लिक की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गांव से लेकर के देहात से लेकर के हर जगह जा करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आप लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए आप टिकट समाजवादी पार्टी नहीं दी और आपको निर्दलीय आना पड़ा। क्या कम्युनिकेशन गैप था वहां राज्य स्तरीय से, या आपका जनता का रुझान था कि नहीं आप चुनाव लड़िए? इसमें कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं है। एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का प्लान है। महागठबंधन को सपोर्ट कर, महागठबंधन के सपोर्ट हम कैसे कहें, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक बिहार में आकर के प्रचार प्रसार किसी को नहीं करते, हम कैसे कहें। लेकिन ये सुनने में आया था। लेकिन मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि मैं लगातार आज 21 सालों से जनता के बीच में रहकर नौजवानों के लिए, किसान भाइयों के लिए मैं सेवा करता रहा हूं मैं, और मैं एक्चुअली जनता के प्रति जवाबदेही हमेशा रखता आया हूं। और असली टिकट तो जनता देती है। ठीक है, हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और हम लोगों की तरफ से जनता का बहुत बड़ा एक मांग था कि नहीं, अच्छे प्रत्याशी को आना चाहिए। तो अच्छे प्रत्याशी के रूप में मैं आप सभी के सामने आया हूँ। कितना अच्छा हूँ आप मूल्यांकन करेंगे, और आने वाला समय के लिए अच्छे प्रत्याशी के लिए आप मन बनाएंगे कि आने वाला समय में लोग ये सोचें कि ठीक है, पार्टियां टिकट देती है वैसे व्यक्ति को जो व्यक्ति उनके लॉबी में रहता है या उनके अनुसार चलता है, चाहे जीतने के बाद भी सरकार के बिहेस्ट पर काम करता है, जनता को भूला जाता है। तो मेरे से प्रत्याशी फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में, सेना से रिटायरमेंट होने के बाद में आया। मैं एक्चुअली कारगिल युद्ध लड़कर आया, 99 में कारगिल युद्ध हुआ, उसमें पार्टिसिपेशन मेरा रहा है। और 2000 में आकर के मैं सबसे पहले यहाँ के युवाओं को अच्छा रास्ता देने के लिए सबसे पहले मैं क्लब, स्पोर्ट्स क्लब खोला। और स्पोर्ट्स क्लब खोलने के बाद में तमाम जगह के युवाओं को बुलाकर उनके इंटरनल सिस्टम जगाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 200, 400, 500 नौजवान हो गए, और उसमें से कईयों ने अपना जीवन सुधारने का काम किया है। अलग अलग विभिन्न डिफेंस के विभिन्न पार्ट में जाकर के अपने लाइफ को मतलब अच्छा संभाल रहे हैं, अपने बच्चे को देख रहे हैं, उनके घर में दिया जला। और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक्चुअली मैं क्लब तो पहला खोला मैंने कि बहुत सारे नौजवान हो गए 10 किलोमीटर के अंदर में, तो इसका ब्रांच भी खोलना पड़ा। ब्रांच में सबसे पहले तो मैं खोला कुपा में, बनकटा के बाद कुपा में, तो सबसे पहले बनकटा में हिंद स्पोर्ट्स क्लब के नाम से खुला, जहां पर बच्चे सब आते जाते थे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे 10 किलोमीटर के सराउंडिंग के बच्चे आना शुरू किए, तो उसका ब्रांचेज मुझे बनाना पड़ा, इसलिए कि मुझे भी लगा कि नहीं, बच्चों को आने में दिक्कत हो रहा है दूर से। 15-10 किलोमीटर के अंदर से बच्चे आते थे। तो उस क्लब में संकट मोचन मंदिर पर जाकर क्लब खोला। उसके बाद में संकट मोचन कुमना में क्लब खोला। मैं कुमना फील्ड में जाकर देख सकते हैं, वहां पर बच्चों का एक ट्रैक बना दिया। अनवल में कुनगोई जो है वहां भी एक क्लब बनाया, जहां बच्चों को एक ट्रैक दिया। आज भी बच्चे वहां पर जाकर के अपने जीवन को संवारने के लिए अपने फिजिकल फिटनेस से लेकर के व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं। हम लोग जैसे व्यक्ति कभी कभी जाकर के हर क्लबों में अपना शिक्षा उनको देने का काम करते हैं। मैंने देखा कि एक टेस्ट हुआ कि हजारों की संख्या में 5 क्लब में, जैसे बलुआ पर, जलालपुर के बलुआ में क्लब खुला, तो इस तरह 5 क्लब हो गया। 5 क्लब होने के बाद में मैं देखा कि और भी इनको सुविधा दिया जाए तो इससे ज्यादा मात्रा में नौजवान अपने रोजी रोटी में जा सकते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना जनता से वोट लेकर के, और मैं खुद राजनीति में आकर के एक पद लूं, और पद के माध्यम से उस गरिमा को बढ़ाते उस ज्यादा से ज्यादा सहयोग करूं। साधन आपका जो जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद हमारी जनता के लिए आस्था का जगह है, उसी तरह हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए खेल भवन एक आस्था का जगह बन जाना चाहिए। खेल भवन के बाद में मुझे लगता है कि ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाए, लड़कों बच्चों को लगे कि नहीं, वहां से जाने से हमारा जीवन संवर सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है। तो एक तरह का उनका
शुरू से ही दिन का सुबह का शुरुआत उनका खेल भवन से शुरू हो जाए, तो इसमें गार्जियन को बहुत बड़ा सहूलियत मिलेगी। क्योंकि बच्चे भी बचपना में बहुत सारे गलतियां करते हैं और अच्छा डगर नहीं मिलने के कारण उसी गलतियों पर आगे बढ़ करके जीवन संवारने की कोशिश करते हैं, जो असफल हो जाते हैं। तो इस क्लब के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरे नौजवानों को इसमें ला करके इंटरनल सिस्टम जगा करके रास्ता दिखा दिया। जब मैं किया हूं, टेस्टेड है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाला समय में जनता मुझे सहयोग करती है, वहां पहुंचाने का काम करती है जहां पर नीति निर्धारण होता है हर वर्ग के लिए। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 5 साल में 50,000 नौजवानों को बुला करके क्लब में जगह जगह क्लब खोल करके उनको ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके उनको 50,000 नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम करने का मैं प्लान कर रहा हूं। ये मेरी जनता से आशा है और जनता निसंदेह चारों तरफ मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मांझी विधानसभा में 114 मांझी विधानसभा में 16 प्रत्याशी है। 16 प्रत्याशी में मैं आग्रह करता हूं जनता से कि मैं भी एक प्रत्याशी हूं, मेरे बारे में सोचा जाए। जनता सोच भी रही है, मुझे खुशी मिल रही है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में कम से कम लाइब्रेरी दिया जाए। मैं देख रहा हूं किसी भी गांव में लाइब्रेरी नाम का कोई चीज नहीं है। पहले 50 साल पहले हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो चुका है। पूरा पुनर्जीत करने के लिए प्रत्येक गांव में मैं चाहता हूं कि लाइब्रेरी दूं। उस लाइब्रेरी में तरह तरह के विभिन्न तरह के लेखक का, फिलोसफर का, अच्छे अच्छे लेखक का किताब रखा जाए और तमाम जो हमारे नौजवान रोड पर बैठ करके बात करते हैं, कहीं पेड़ के पास बैठकर बात करते हैं, उस समय लीजर टाइम में कम से कम लाइब्रेरी में बैठने का कोशिश करें और लाइब्रेरी में बैठ करके अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ें, क्योंकि किताबों को साथी बनाएं। क्योंकि मैंने किताब पढ़ के बहुत पाया। विधानसभा क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं लगभग 2-3 महीना से, तो मांझी विधानसभा में एक अस्पताल का भी बहुत बड़ा कमी है, जिसको मतलब बहुत वर्षों से पूरा नहीं किया गया है, जिसका आवश्यकता है। तो ये अस्पतालों पे आपका क्या प्रकाश रहेगा? अगर आप तो बेसिक चीज है, ये आम गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य केंद्र एक बेसिक चीज है जी। जहाँ से आम जनता को लगेगा कि मैं थोड़ा सा बीमारी है तो वहाँ जाकर इलाज करा सकूं, लेकिन यहाँ सिस्टम बिगड़ चुका है। एक्चुअली ट्रेन डीरेल हो चुकी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कई बार कोपा स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाकर मैंने आवाज उठाने का काम किए हैं। वहाँ पर प्रॉपर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। लोग गरीब जनता जो जिनके घर में कोई रात को बीमार होता है, उनको छपरा भागना पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि हम आने के बाद में मांझी विधानसभा के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको दुरुस्त करूंगा, प्रशासन से मिल करके, सरकार से मिल करके, इसलिए कि उसी पर्पज से बनाया गया है कि आम गरीब जनता जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है उनके लिए तो काफी तकलीफ है। मांझी विधानसभा में नहीं, पूरे जिला में मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य केंद्र की बुरी हालत है और सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। जी, अगला सवाल है, जैसे कि आप जिस गांव से आते हैं उसी गांव से सत्येंद्र यादव भी आते हैं, तो ऐसा कब आया कि एक ही गांव से अगर एक महागठबंधन से आपका भाई लड़ रहा हो और आप वहीं से एक आजाद या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का विचार बनाए? तो इसके पहले आप दोनों में कुछ बातें हुई या आपका अपना विचार था कि नहीं वो भी लड़ रहे हैं तो हम भी लड़े? देखिए, ये सब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है जी। और अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य क्षेत्र भी है जी। हर व्यक्ति को काम करने का अलग तरीका है जी। तो मेरा भी एक तरीका है, ये नया नहीं है। सन 2000 से आने के बाद जी जनता के बीच में आया और भी बहुत सारे नेता काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जो काम किया जरूर डिफरेंट है और लोगों से, क्योंकि धरातल पर करने का काम किया और जनता के बीच में जाकर के मैं प्रूफ किया हूँ कि सचमुच में कोई भी काम बड़ा नहीं अगर किया जाए तो एक गांव से क्या, इस मांझी विधानसभा में 16 प्रत्याशी है, एक मांझी विधानसभा पूरा घर है जी। एक तो गांव बनकटा है, एक मांझी विधानसभा का छोटा सा गांव है जिसमें दो प्रत्याशी लड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों का काम अलग अलग है जी। और किस काम को जनता पसंद करती है, किस काम को नहीं करती है, ये तो आप सभी के सामने है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ गांव ही नहीं, इसको डिमार्केशन नहीं किया जाए, पूरा मांझी विधानसभा है। तो मांझी विधानसभा हम 16 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो सबको आजादी है अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, उस बातों को जनता को आजादी है चॉइस करने के लिए। तो हम लोग आते हैं कि जनता मूल्यांकन करे। लॉकडाउन के समय रोजगार छीना है, वो एक अलग उसका दंश है जनता के बीच में। तो आप मांझी के युवाओं के लिए रोजगार के प्रति क्या करेंगे? देखिए, रोजगार एक्चुअली मेन मुद्दा होना भी चाहिए जी।
रोजगार मुद्दा से दूर होता जा रहा है, मुद्दा से दूर होता जा रहा है। और तेजस्वी जी के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मुद्दा सही धरातल पर आया है और भाजपा की सरकार है भी, और भाजपा ने भी इसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देने की बात कर रही है, तो दोनों को समन्वय स्थापित करके रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में अगर रोजगार एक मुद्दा बन रहा है तो निस्संदेह मजबूर हो जाएंगे सब पार्टियों के लोग सत्ता में आएंगे कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार के बिना युवा एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल पाता है। तो इससे अमन शांति बहाल होगी और रोजगार मिलेगा तो अपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए एक रोजगार बहुत जरूरी है। अंतिम सवाल है कि माझी की जनता को आप क्या संदेश देंगे कि किस पे वोट करें, किस मुद्दे पे वोट करें और आपको क्यों चुने? माझी की जनता को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि माझी की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता अब तक सरकार के जो मैनिफेस्टो है उसको पढ़ते आ रही है जी। किसी की भी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से धरातल पर काम नहीं करने का काम किया है जी। तो मैं चाहूंगा माझी की जनता को कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, आजाद प्रत्याशी हूँ, निस्संदेह मैं एक इकाई होंगे विधायक बन करके, और कोई जरूरी नहीं है कि सरकार में ही हम जाएंगे विधायक बन के, कोई जरूरी नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार से दूर रह करके लोगों की लड़ाई को लड़ा जा सकता है और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि नहीं, जब तक रोजगार आप नहीं देंगे हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, आजाद प्रत्याशी के रूप में काम करते रहेंगे और जो भी उनका अधिकार है वहां से ला करके जनता के बीच में देते रहेंगे। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा होना भी चाहिए। और भी बहुत सारा मुद्दा है जो कि मुद्दा नहीं बन पा रहा है, जैसे प्रवासी मजदूर भाइयों की है जी। प्रवासी मजदूर भाइयों की जो मुद्दा है वो किसी ने भी इसको नहीं लाया, किसी भी सरकार ने, चाहे किसी भी प्रत्याशी ने, चाहे आने वाली जो सरकार है उनके लोग भी इस मुद्दा को बहुत दूर तक छोड़ते आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे लोगों को एक तरह का नॉन स्किल बनाते हुए जा रहे हैं, एक तरह का हम देख रहे हैं कि हमारे मजदूर भाई लोग अपने रोजी रोटी के लिए ललायत हैं, उनको कहीं सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं जगह नहीं दिखाई दे रहा है कि जा करके कम से कम सुबह जा करके वो कमा करके शाम को अपने चूल्हा को सही जला सके। जैसे हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के बहुत से मजदूर भाई लोग छपरा रोज सवेरे साइकिलों से अनगिनत सड़क पर चलते रहते हैं और वहां जा करके अपने मेहनत को कौड़ियों के भाव में बेचने का काम करते हैं। सपोज आप एक छपरा में जाइए, पेड़ है शिव बाजार में, वहां पेड़ के नीचे हमारे भाई लोग खड़ा होते हैं। इस सरकार को उद्देश्य थे, आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और किसी सरकार ने, पूर्व की सरकार हो चाहे प्रेजेंट की सरकार, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन गरीब मजदूर भाइयों की शक्ति का नियोजन जो हो रहा है उसका सही परिपोषित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि अपने शक्ति का नियोजन तो करते हैं लेकिन वो अपने मेहनत को कौड़ियों के भाव में बेचते हैं और बेचते बेचते उनकी शक्ति छीन होती जाती है, बाद में उनको कोई पूछता नहीं है, मर जाते हैं और उनका तमाम काम तमाम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इस आवाज को उठाना चाहिए किसी भी विधायक जी को, किसी भी सरकार को, कि कम से कम रोजगार के मुद्दे पर, अब देखिए कोरोना काल में क्रय शक्ति लोगों की खत्म हो गई है। जो लोग हमारे छपरा जाते थे इस आशा के साथ में कि शाम को 300 400 रुपये कमा कर, पहले भी होता भी था, लेकिन 6 साल के अंदर मैं देखा हूं कि क्रय शक्ति खत्म होने के कारण आम लोग भी मजदूर लेने से परहेज कर रहे हैं, मेहनत को कौड़ियों वहां बेचने का मजबूर है। इस सरकार को सोचना चाहिए। मैं इस सब आवाज उठाने का काम करूंगा और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का भी मैं भी काम करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये अभी हमारे साथ राम नारायण यादव जी जुड़े थे, जो अभी माझी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपना जो विचार था कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे और इनका जो काम था, जो 20 वर्षों में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए काम करते आ रहे हैं, उस पे आपको अच्छे तरीके से प्रकाश डालें। आप देख रहे हैं दी पब्लिक तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।